Very good morning to all of you. Today we are going to do class 8 chapter number 11 force and pressure. So let's start. As all of you know that we are going to do our workbook. So let's start. First one is choose the correct option. Which of the following force is a contact force? मतलब जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आके फोर्स है वो कौन सी है? वो है हमारी फ्रिक्शन फोर्स, राइट? तो फ्रिक्शन फोर्स हमारी वहीं पे होगी जहाँ पे दो जो बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगी. फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अगर एक चीज़ चार्ज है दूसरी अनचार्ज है और आइदर चार्ज है, अगर उन दोनों के बीच में कोई फोर्स है तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कैसे? हम अगर पॉजिटिव पोल को एक साथ रखें तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, राइट? तो अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को रखेंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे. दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमें अपना कोई बॉडी टच करने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज़ एक्सप्रेस्ड बाय इट इज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अगर हमें बताना है कि एक फोर्स जो है हम उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम उसकी मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन से बताते हैं. मतलब वो फोर्स जो है कितनी स्ट्रॉन्ग है तो वो हम उसको मेजर करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से, और कौन सी डायरेक्शन में है तो वो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय ओनली द पोजीशन ऑफ रेस्ट, ओनली द पोजीशन ऑफ मोशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द गिवन. अगर हमें ये बताना है कि एक बॉडी जो है वो मोशन में है तो हम कैसे बताएंगे? क्या हम उसको मोशन में कहेंगे अगर एक बॉडी एक रेस्ट में है? मतलब एक बुक आपकी टेबल पे रखी है तो रखी है, और अगर एक बॉल मूव हो रही है तो हो रही है? नहीं, ये दोनों ही हैं. कैसे? अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो भी तो वो एक स्टेट है ना, रेस्ट में है. अगर वो मोशन में है, चल रही है, तो भी एक स्टेट है. तो स्टेट ऑफ मोशन जो है उसमें दोनों ही आएंगे, पोजीशन ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ मोशन. मस्कुलर फोर्स, ये तो आपको नाम से ही समझ में आता है. मस्कुलर फोर्स मतलब हमें अपने मसल्स की फोर्स लगानी है, तो यहाँ पे तो हमें कांटेक्ट करना ही होगा, तो दैट इज़ अ कांटेक्ट फोर्स. ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल कॉम्बिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट. विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अभी मैंने आपको बताया था कि एक चार्ज्ड बॉडी जो है दूसरे अनचार्ज्ड और चार्ज्ड बॉडी के बीच में जो फोर्स होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो यहाँ पे अगर हम गर्मी के दिनों में कभी कभार कंघी करते हैं तो हमारी कंघी जो है बालों में से हम ऐसे निकालते तो हमें एक झटका सा, एक लाइट सी लगती है, तो वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन. देखो, अगर हम दो फोर्स लगा रहे हैं, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, वो ज़ीरो कब होगा? जब दोनों सेम फोर्स लगाएंगे. मतलब दोनों सेम साइड से सेम फोर्स लगाएंगे तो वो जितनी इधर वाले ने, लेफ्ट वाले ने 5 न्यूटन का 5 का वो लगाया, सामने वाले ने भी 5 का वो फोर्स लगाया, तो दोनों 5 - 5 0 हो जाएंगे. अगर दोनों साइड से सेम फोर्स आ रही है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो नेट फोर्स हमारी हो जाएगी 0. A fruit falls on the ground when it गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री. एक जो हमारा फ्रूट है वो डायरेक्टली हमारी अर्थ के ऊपर गिरता है जब भी वो ट्री से टूटता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सारी चीज़ें हमारी अर्थ के ऊपर गिरती हैं. टाइप ऑफ फोर्स वेयर ओनली अट्रैक्शन इज फाउंड, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स में ओनली अट्रैक्शन है, मतलब कुछ भी गिरेगा वो नीचे ही आएगा. ऐसा तो नहीं है कि कुछ गिरे, कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे आ रहा है. नहीं, सबके सब नीचे ही आएंगे क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्ट करती है. दैट इज ओनली अट्रैक्टिंग फोर्स. इफ़ द हाइट ऑफ द वाटर head of a student is 225 centimeters square, the weight of the air in the air column height of atmosphere above the head is 2250 Newton. The pressure on the head will be. अभी इसने यहाँ पे हमें बोला है कि एक बच्चा है जिसके सर के ऊपर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना जो है वो हेड के ऊपर प्रेशर है, एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट? तो उसको अगर हम न्यूटन में लिखें, न्यूटन में उसका हेड कितने का है? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर का, पर उसके ऊपर फोर्स कितनी है? 2250 न्यूटन की. तो प्रेशर कितना हुआ?
तो प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मतलब फोर्स ओवर हमारा कितना एरिया है। तो फोर्स तो हमारी लग रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है 2250 न्यूटन, राइट। और कितना हमारा सर है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया 0.0225। ये आपको मैथ्स में सीखा है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10⁵, मतलब इतना हमारे हेड के ऊपर प्रेशर है। Equal amount of force is applied perpendicular to 4 different objects. The area of these objects are 10 meter square, 20 meter square, 50 meter square and 100 meter square. On which area the pressure will be maximum? देखो प्रेशर जो है वो जैसे ही हमारा एरिया इंक्रीज होता है तो प्रेशर कम हो जाता है। अब उसने हमें पूछा है कि प्रेशर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम होने के लिए हमारा जो प्रेशर है, हमारा जो हेड का जो एरिया है वो कम होना चाहिए। जितना एरिया कम होगा उतना हमारा प्रेशर मैक्सिमम रहेगा। दैट मीन्स कि अगर हमारा सबसे लोएस्ट यहाँ पे क्या है 10 मीटर स्क्वायर है, 10 मीटर स्क्वायर के ऊपर हमारा जो प्रेशर है बाकी सबसे कंपैरिजन में एज कंपैरेटिव टू 20, 50, 100, 10 ही सबसे स्मॉलेस्ट है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर ही आएगा। जैसे ही हमारा एरिया बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर जो है वो रिलीज़ होता जाएगा, कम होता जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। प्रेशर होता है हमारा फोर्स ओवर एरिया। फॉर अ कॉन्स्टेंट अप्लाइड फोर्स एज द एरिया इंक्रीजेज द प्रेशर डिक्रीजेज। देखो ये बात समझने की है कि हमारा जो प्रेशर है जैसे हमारा एरिया बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर कम हो जाएगा। कैसे? देखो वो एक कुली है जो अपने सर के ऊपर उसको 100 kg का एक सूटकेस उठाना होता है, राइट। तो वो अपने सर के ऊपर क्या रख लेता है, एक बड़ा सा गोल गोल कपड़े का बना के वो रख लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके सर का जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। एरिया बढ़ता है तो उसका जो 100 kg का प्रेशर है वो कम हो जाता है, उसको इतना ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता है। As the height from the ground increases, the atmospheric pressure decreases. जैसे जैसे हम धरती के ऊपर जाते हैं वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। आपको पता है ना, जैसे ही आप अपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, जैसे कि हम माउंटेन के ऊपर जाते हैं तो हमें अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे हवा का दबाव कम हो जाता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टैटिक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ऑन अनदर स्टैटिक चार्ज ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई भी दो फोर्सेस, एक अगर बॉडी को हमने चार्ज किया है, जैसे वो पहले कंघी की और बाल की एग्जांपल थी, अगर एक बॉडी चार्ज है दूसरी चार्ज है चाहे नहीं है, पर उन दोनों के अंदर जो फोर्स आएगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है। लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल ईच अदर करते हैं। जो सेम चार्जेस रहेंगे वो एक दूसरे को दूर दूर भागेंगे। कैसे? जैसे कि हमारे मैग्नेट में पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं। अगर आप एक चार्जड बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के पास लेके आओगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द फोर्स एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन नेट फोर्स एक्टिंग द डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस, राइट। तो ये हमने पहले देखा कि अगर दोनों ऑपोजिट साइड से लेफ्ट और राइट से हम फोर्स लगाएंगे इक्वल तो वो 0 हो जाएगा। बट अगर एक जन 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और दूसरा जना 3 न्यूटन का वो फोर्स लगा रहा है तो रिजल्टिंग फोर्स जो हमें मिलेगी हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी वो उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब 5 - 3 2, और वो जो ज़्यादा लगा रहा है जिसकी 5 न्यूटन है उसको और दूसरी तरफ उसको वो जो चीज़ है वो उसकी दूसरे की तरफ चली जाएगी। जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो उसको दूसरे की तरफ धकेल देगा, राइट। ड्रॉपर एंड द रबर सर्कल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर डिफरेंस। हमारे जो हम बच्चों को दवाई देते हैं, ड्रॉपर हैं, जो हमारे रबर सर्कल्स है जो हम घर में ये हमारी चिपकाते हैं, हैंगर्स चिपकाते हैं वॉल के ऊपर जिनके पीछे रबर लगा होता है, वो प्रेशर डिफरेंस के ऊपर ही काम करते हैं। द साइक्लिस्ट एक्सर्ट अ पुल फोर्स ऑन द पैडल ऑफ साइकिल। एक जो साइक्लिस्ट है वो साइकिल चलाता है पुल फोर्स से, मतलब वो पैडल को धक्का देता है तो ही पैडल घूम के वापस ऊपर आता है। द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सेलेस्टियल बॉडी मतलब जो आउटसाइड ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर वाली हैं, जैसे कि हमारा मून है, हमारा मरकरी है, जितने भी हमारा सन है, बाहर की बॉडी हैं, वो सब एक ही फोर्स से रिलेटेड हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर 1 मार्क।
An inflated balloon was pressed against a wall. After it has been rubbed with a piece of a synthetic cloth, it was found that the balloon stick to the wall. अगर हम एक बैलून फैला लेते हैं, उसको सिल्क के कपड़े मतलब कोई सिंथेटिक कपड़े से रब करते हैं, दीवार पे चिपकाएंगे तो वो चिपक जाएगा, राइट. विच फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल. अभी बैलून को हमने चार्ज कर दिया. आप ये एक्सपेरिमेंट खुद से घर पे करके देखो. एक बैलून फुलाओ, उसको एक सिल्क के कपड़े से, किसी सिंथेटिक के कपड़े से आप उसको ऐसे रब करके दीवार पे चिपका के देखो, चिपक रहा है. तो हमारा बैलून जो है वो चार्ज हो गया है, बॉल जो है वो अनचार्ज है. तो हम दोनों को क्या हो गया, एक चार्ज एक अनचार्ज, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चिपक जाएंगे. दैट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. गिव द नेम ऑफ फोर्स विच ऑलवेज अपोजेज द मोशन. कौन सी ऐसी फोर्स है जो हमेशा हमारे मोशन को अपोज करती है? दैट इज फ्रिक्शन. वेयर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द लीस्ट. कहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सबसे कम होता है? एट द सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन और टोर्नेडो. ये आपने छोटा भीम में भी देखा है कि जैसे ही वो हमारा साइक्लोन आता है, गोल गोल ट्रॉपिकल साइक्लोन जो घूमते हैं, तो उसके बोलते हैं ना वीकेस्ट पॉइंट है उसका आई सेंटर. तो वो क्या है? एट द सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन. तो वहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे कम होता है. नेक्स्ट पेज. वेयर विल बी द प्रेशर वी मोर 10 मीटर डीप और 20 मीटर डीप अंडर द सी लेवल. अगर हम सी लेवल में देखें तो सबसे कम प्रेशर कहाँ पे है? 10 मीटर पे कि 20 मीटर पे? 20 मीटर डीप पे हमारा जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा पानी आ गया है. Where is the difference traveled by? What is the distance traveled by an object in the unit time called? अगर एक हमारी जो ऑब्जेक्ट है एक गिवन टाइम में वो जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज अ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे कि हम अभी ये हमारे क्वेश्चंस भी आएंगे कि 30 मीटर में 60 किलोमीटर चले, इतना चला, तो वो क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द यूनिट टाइम. हमने टाइम फिक्स कर दिया है कि 1 घंटे में एक गाड़ी कितनी दूर जाती है, तो उसको हम काउंट करते हैं स्पीड. व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस कॉल्ड? यूनिट एरिया ऑफ सरफेस मतलब एक जगह पे हम जो प्रेशर अपना जो फोर्स लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रेशर, राइट. राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रेशर. ये भी हमें ये फॉर्मूला बताना है कि प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है. प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया. ये आपको अभी से अच्छे से लर्न कर लेना है, आपको आगे की क्लासेस में भी ये काम आने वाला है. फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया. दैट मीन्स फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया होता है मीटर स्क्वायर. न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर. स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर. एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? पास्कल, PA. टिक और क्रॉस. अभी आप टिक और क्रॉस आपको लगाना है. मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. एब्सोल्युटली राइट. इफ टू फोर्सेज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट देन द नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज. येस, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था. अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. ये ट्रू है. कोई भी ऐसी एक फोर्स नहीं है जो सिंगल एग्जिस्ट करती है. अगर हमारा मोशन है तो फ्रिक्शन अवेलेबल है. अगर हम ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर देखते हैं तो नीचे हमारा ग्रेविटेशनल है. तो कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो अकेली है नेचर में. द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड प्रेशर. तो जो हमारा फोर्स जो है एक यूनिट टाइम पे हम जो लगा रहे हैं उसको हम प्रेशर बोलते हैं? नहीं, उसको हम प्रेशर नहीं बोलते हैं. फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टाइम, यहाँ पे उन्होंने टाइम लिखा है, एरिया नहीं लिखा. अगर एरिया लिखा होता तो ये बात सही थी. विंड मिल वर्क्स ड्यू टू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ एयर. नो, विंड मिल जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो नहीं है, क्योंकि अगर हवा उसके जो विंड मिल्स के जो फैन के हैं वो फैन के जो हैं उनको टच नहीं, ब्लेड्स को टच नहीं करेगी तो फैन घूमेगा कैसे? द पॉइंटेड टूल्स एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द सरफेस. येस, अगर हमारे जो पॉइंटेड टूल है जैसे कि हमारा वो किल है जिसको हमें सरफेस के अंदर भेजना होता है, तो वो सामने से बहुत तीखे होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि सामने से उनका प्रेशर जो है वो लो पॉइंट जो है वो कम हो जाता है. हम प्रेशर लगाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा उसके ऊपर, वो तुरंत अंदर चला जाएगा. SI unit of force is Newton. Yes, it's right. The envelope of air around us exert a pressure on us which is termed as a atmospheric pressure. उसको हम atmospheric pressure बोलते हैं, जो एक हवा का envelope जो हमारी पृथ्वी के आसपास है. Yes, it's right. Next is answer the following question for 1 mark.
right? A blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? अगर एक हमारा जो लोहार है वो हथौड़े की मदद से एक कील को गर्म करके उसके ऊपर मारता है तो क्या होता है? द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग चेंजेस द शेप ऑफ पीस ऑफ आयरन. अगर हम एक कील को गर्म करके उसके ऊपर हथौड़े की मार मारेंगे तो वो उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा. आइदर वो फ्लैटेंड हो जाएगा, जैसा उसको बनाना है वो वैसा हथौड़ा चलाएगा, वैसा वो बन जाएगा. व्हेन डज द नेट फोर्स अप्लाइड इक्वल ज़ीरो. ज़ीरो कब होगी? जब दोनों तरफ से सेम फोर्स लगाई जाएगी तो नेट फोर्स हमारा होगा ज़ीरो. मतलब लेफ्ट और राइट से हम सेम फोर्स लगाएंगे तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी ज़ीरो. स्टेट टू इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स के दो इफेक्ट हमें बताने हैं. पहली तो फोर्स कैन कॉज मोशन, फोर्स की वजह से मोशन होता है. दूसरा फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रही है हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसको हम रोक देंगे. तो दो चीज़ें, ये दो इफेक्ट हो गए. व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट और मटीरियल. मतलब वो वाली फोर्स जो रेजिस्ट करती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को. मतलब कार चल रही है, सामने से फ्रिक्शन फोर्स आ रही है. आपकी बॉल को आपने धक्का दिया तो सामने से फ्रिक्शन फोर्स आ रही है. आप साइकिल चला रहे हो तो साइकिल को स्लो करने के लिए सामने से फ्रिक्शन फोर्स आ रही है. मतलब एक चीज़ जो चल रही है, एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, उसको सामने से रोकने के लिए, उसकी फोर्स को कम करने के लिए जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन. कम ऑन द नेक्स्ट वन पेज. गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. तो हमें ऐसी दो फोर्सेस बतानी है जिसमें हमें कॉन्टैक्ट होता है, मतलब हम टच करते हैं. वो है हमारा फ्रिक्शन और मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स तो आपको पता है आपकी मसल्स की फोर्स लगेगी, और फ्रिक्शन सामने से दो बॉडीज़ के उसमें आएगी और दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट होगा तभी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी. तो इसलिए हमारा फ्रिक्शन और मस्कुलर फोर्स जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है. नॉन कॉन्टैक्ट मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की एग्जांपल्स हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एक चार्ज बॉडी दूसरी, चाहे तो अनचार्ज हो चाहे तो वो चार्ज हो, एक चार्ज्ड बॉडी जब चार्ज और अनचार्ज बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाएगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर? एनवल्प ऑफ एयर अराउंड अस इज नोन एज अ एटमॉस्फेयर. हमारे पृथ्वी के आसपास एक एयर का जो बैलून है, एयर का जो इन्वेल्प है, ब्लैंकेट है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर बहुत दूर दूर तक फैली हुई है. What is the atmospheric pressure? The pressure exerted by the atmospheric air is called atmospheric pressure. अभी जो प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक एयर हमारे ऊपर लगाते हैं उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. On what factor does the pressure exerted by the liquid at the bottom of the container depend? अगर हमने एक लिक्विड का बॉटल भर के ले लिया है तो कंटेनर के ऊपर जो हमारा प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम. फॉर एग्जांपल, अभी हमारी जो बॉटल है उसका प्रेशर उसके पानी के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि वॉल्यूम ऊपर है, लो है, ज़्यादा है, कम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. उसका एग्जांपल क्या है? फाउंटेन ऑफ वाटर्स कम्स आउट ऑफ द पाइप इफ़ इट हैज़ होल्स इन इट. इट इज़ ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप. हमारे जो फुहारे हमने जगह जगह पे देखे हैं पार्क्स में, फाउंटेन जो फूट के हमें ऊपर ऐसे पानी उड़ के जाता है, वो पाइप से जो हमारा पानी है वो प्रेशर की वजह से ही ऐसा होता है. प्रेशर की वजह से, मतलब पाइप के अंदर इतना प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि पानी प्रेशर से ऊपर जाता है, फिर वो हमें फाउंटेन के रूप में दिखता है. डिटरमाइन द प्रेशर व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन 5 मीटर स्क्वायर. अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है, हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है जब हमारी फोर्स है 50 न्यूटन और कितने एरिया 5 मीटर स्क्वायर के ऊपर हमारा वो फोर्स लग रहा है. तो प्रेशर का फार्मूला फोर्स ओवर एरिया. फोर्स की हमने वैल्यू भरा, एरिया का भरा, उसको सॉल्व किया 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर को हम पास्कल भी लिखते हैं. व्हाई इज मस्कुलर फोर्स टर्म्ड एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स? हम मस्कुलर फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट.
जब हमारी मस्कुलर फोर्स है वो तभी काम करती है जब हम किसी चीज़ को टच करना है। अभी समझो आपको एक अलमीरा को चेंज करना है, तो आप उसको धक्का दोगे तभी तो वो चेंज होगी ना उसकी जगह। तो उसके लिए हमें कांटेक्ट तो करना पड़ेगा। अब आप ऐसे खड़े खड़े थोड़ी उसको चेंज कर सकते हो, तो इसलिए हम मस्कुलर फोर्स को कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। एग्जैक्टली फोर्स है क्या? अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। किसी चीज़ को हम धक्का दे रहे हैं और अदरवाइज हम उसको खींच रहे हैं, तो वो जो हम कर रहे हैं उसी चीज़ को हम बोलते हैं फोर्स। प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। एक जगह पे, एक पॉइंट पे जब हम यूनिट एरिया के ऊपर हम जोर से फोर्स लगाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेशर। और प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स ओवर एरिया। एटमॉस्फेयर, देयर इज अ एयर ऑल अराउंड अस, दिस इनवेल्प ऑफ एयर इज़ नोन एज अ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास चारों तरफ क्या है? एयर है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक एयर बोलते हैं। लेट अस डू इट विद एन एक्टिविटी। सी, यहाँ पे हमारा ये जो है एक बॉक्स है, राइट। हम इसको खोलना चाह रहे हैं। अब हम सब जगह पे इसको प्रेशर लगाएंगे तो वो नहीं खुल रहा है, राइट। कितना भी हम प्रेशर लगाएं, यहाँ पे यूनिट एरिया मतलब इस जगह पे हमने, यहाँ पे सी, दिस इज़ अ यूनिट एरिया, यहाँ पे हमने प्रेशर दिया तो इसको हम बोलते हैं प्रेशर। एक जगह पे प्रेशर दिया तो ये हमारा बॉक्स खुल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये जो सेंटर में हमने यहाँ पे यूनिट एरिया पे जो हमने फोर्स लगाई उसको बोलते हैं प्रेशर। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि अगर आप एक पानी की भर के बाल्टी उठा रहे हो तो वो उस पर कौन कौन सी दो फोर्सेस लग रही हैं और उसका स्टेट ऑफ मोशन क्यों चेंज नहीं हो रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट, उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही है। पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि उसको ऊपर उठने में, जो कि उसको नीचे खींच रही है। हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जो हमारी बाल्टी को नीचे खींच रही है। और मस्कुलर फोर्स जिससे हमने अपनी आर्म से उसको उठा के रखा है। इट इज़ सप्लाइड बाय आवर हैंड टू लिफ्ट अप द बकेट अपवर्ड, उससे हम हमारी बकेट को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। ऑल्दो दीज फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बकेट बट नो चेंज इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ मोशन। दोनों में हमने हमारे बकेट के ऊपर दो फोर्सेज तो लग रही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स, पर उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि टू फोर्सेज आर बैलेंसिंग ईच अदर। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स ने खींचा उतना हमने मस्कुलर फोर्स लगाया उसको ऊपर खींचने के लिए, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, राइट। दूसरा है कि अगर हमने एक रॉकेट को फायर किया है तो कौन कौन सी फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं, तो उसके ऊपर इमीडिएटली टू फोर्सेस जो हैं अप्लाई हो रही है। पहली है हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरी है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फ्रिक्शनल फोर्स जब वो ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसको एयर को फेस करना पड़ेगा जो कि फ्रिक्शन फोर्स का काम कर रही है। और जब वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगा तो जो हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जहाँ पे वो नीचे खड़ा था तो वो भी अपनी पुल लगा रही है उसको खींचने के लिए। मतलब हमें उसके ऊपर इतना भरना है कि वो दोनों फोर्सेस को बैलेंस करके ऊपर जा पाए। तो इसलिए हमें रॉकेट के अंदर बहुत सारा फ्यूल भरना पड़ता है। व्हाट इज़ फोर्स? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। अभी फोर्स क्या है ये हमने देखा। पुश और पुल ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। जैसे कि हम किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं, किसी को हिट कर रहे हैं, किसी को उठा रहे हैं, हमारा भागना दौड़ना और बेंड होना, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फोर्सेस हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन? हाउ कैन अ फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ मोशन? Force applied on an object causes change in speed of motion और both is described as the change in its state of motion। देखो हमने पहले समझा था कि state of motion जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, कि एक तो वो जो state of motion है जो उसकी स्पीड है वो, और दूसरा वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये जो हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी स्टेट ऑफ जीरो स्पीड एंड एन ऑब्जेक्ट मे बी रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो भी स्टेट ऑफ मोशन में काउंट करेंगे हम। अगर वो मूविंग है, चल रही है, किसी तरफ मूव हो रही है, तो वो स्टेट ऑफ मोशन में है। बट दोनों जो हैं वो स्टेट ऑफ मोशन है, राइट। व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स? हमारे फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं? एक तो हम फोर्स लगा के किसी का शेप चेंज कर सकते हैं, राइट। हाउ जैसे हम आटा गूंथते हैं, हम अपनी फोर्स लगाते हैं तो हमारा जो डव है उसको जो चाहे हम शेप दे सकते हैं। दूसरा है मे मार्क एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। एक चीज़ को हम रेस्ट में ला सकते हैं, मतलब अभी हमारी कार चल रही है, हम फोर्स बंद कर देंगे तो वो रेस्ट में आ जाएगी, राइट। और तीसरी हमारी है मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग। अगर वो बॉल
हमारी चल रही है, हमने उसको सामने से हिट किया तो हम उसका स्पीड चेंज कर देंगे, दूसरी तरफ उसका स्पीड हम उसका बढ़ा देंगे, आइदर कम कर देंगे। और मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये भी पॉसिबल है कि हम उसको डायरेक्शन भी दे सकते हैं। मतलब आपकी तरफ बॉल आई, आपने उसको गोल आपका जो पॉइंट है उसकी तरफ घुमा दिया तो हमने उसका डायरेक्शन भी चेंज कर दिया। वाइल अ फोर्स में काज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट, नन ऑफ दीज एक्शन कैन बी टेकन प्लेस विदाउट एक्शन ऑफ फोर्स। अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे ना तो वो उसका शेप चेंज होगा, ना वो मोशन में जाएगी, ना स्पीड चेंज होगी, ना ही डायरेक्शन चेंज होगी। सबके लिए हमें फोर्स लगाना ज़रूरी है। एक्सप्लेन द कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट मतलब जिसमें हम फिजिकली कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हमारा जो दो चीज़ों के अंदर कॉन्टैक्ट हो रहा है उसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। उसकी एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स और मस्कुलर फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें हमारी दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट है, मतलब वो कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही हैं, तो वो हो जाएगी हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसमें आता है मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड वाई इट इज़ कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है और नॉन कॉन्टैक्ट क्यों बोलते हैं। जैसे हमने बैलून वाला एग्जांपल पहले समझा था कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी। ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरी बॉडी चार्ज हो चाहे वो अनचार्ज हो। एक बॉडी अगर चार्ज है, वो जो फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें हमें कॉन्टैक्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमारा बैलून चार्ज है, आप उसको ऐसे दीवार की तरफ लेके जाओगे भी, वो अपने आप से ही चिपक जाएगा, राइट। तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट एट द डिवाइस वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फैक्ट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमें बताना है और जो उसके ऊपर कौन सा डिवाइस है जो उसके ऊपर काम करता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर हमारे ऊपर एयर का है, एयर की वजह से जो हमारे ऊपर प्रेशर है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो डिवाइस जो उसके लिए हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बैरोमीटर। देखो मैंने यहाँ पे ना सब अंडरलाइन किया है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लिखने ही हैं। बैरोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। बैरोमीटर कंसिस्ट्स ऑफ अ ग्लास ट्यूब हैविंग मर्करी इन इट विच डिफ्लेक्ट्स एंड शोज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो थर्मामीटर जैसे ही होता है, उसके अंदर मर्करी होती है और वो डिफ्लेक्ट करेगा और हमें बताएगा कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेल इज पुश्ड इनटू द वुडन प्लैंक फ्रॉम इट्स पॉइंटेड एंड। अगर हमारे पास एक कील है वो सामने से पॉइंटेड होता है, बहुत शार्प होता है, तो इट इज़ ईजी टू पुश अ नेल इनटू द वुडन प्लैंक बाय द पॉइंटेड एंड। क्यों ऐसा क्यों है? तीखा वाला पासा जो है, वो तीखे वाली जो साइड है वो वुडन के अंदर जल्दी से कैसे चली जाती है? बिकॉज स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर। जितना एरिया स्मॉल रहेगा उतना प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा सरफेस के ऊपर। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट एज कंपेरेटिव टू इट्स हेड। उसका हेड बड़ा होता है और जैसे ही हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, हमारा जो प्रेशर है वो सफिशिएंट प्रेशर होगा, उसके लिए जो सामना पॉइंटेड एरिया है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा और वो तुरंत हमारे वुडन प्लैंक के अंदर चला जाता है। द शोल्डर बैग आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉडर स्टेप्स। जो हम स्कूल में बैग लेकर जाते हैं, उसके जो स्टेप्स हैं जो हम शोल्डर के ऊपर उसको उठाते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। क्यों? द ब्रॉड स्टेप्स इंक्रीजेज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द स्टेप्स एंड द शोल्डर। वो ब्रॉडर स्टेप्स की वजह से हमारा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, तो हमें बैग भारी लगेगा ही नहीं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड। जब उन्हें बड़े बड़े बैग उठाने होते हैं तो एक कपड़े का राउंड पीस बना के वो अपने हेड के ऊपर रख लेते हैं, राइट। फिर से उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट, अभी सीधा सर के ऊपर रखेंगे तो बहुत कम एरिया जो है वो बैग के साथ कांटेक्ट में आएगा, बट जैसे ही उन्होंने वहाँ पे एक कपड़े का गोल गोल हेड बना के, पीस ऑफ क्लॉथ का राउंड पीस बना के रखा, तो दैट इंक्रीजेज द एरिया ऑन विच लोड इज प्लेस्ड। तो उसकी वजह से एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया। एज अ रिजल्ट प्रेशर ऑन देयर हेड गेट रिड्यूस्ड। उसकी वजह से उनका प्रेशर कम हो जाता है, राइट। तो अभी ये मैश का कॉलम, प्रेशर क्या है हमारा? फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रेशर। मस्कुलर फोर्स
दैट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है, दैट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन। और ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, राइट। यहाँ पे अभी हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल विद एन एक्टिविटी, देन विल राइट हेयर ऑल्सो। सी, यहाँ पर हमने अभी एक बॉटल भर के ले लिया है, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा ब्लू कलर डाल दिया है सिर्फ पानी देखने के लिए, राइट। ये हमारा बॉटल है जिसको हमने पानी से भर के लिया है। अभी हमने इसमें 3 होल्स कर दिया है, एक ऊपर, एक मीडियम और एक बिल्कुल नीचे। देखिए जो नीचे का है उसका जो पॉइंट यहाँ से पानी जो आ रहा है सबसे लास्ट डिस्टेंस वही कवर कर रहा है। देखो कितनी दूर तक उसका पानी जा रहा है, सबसे लास्ट वाला होल। और ऊपर के 2 जो है वो सेम जगह पे ही पानी गिरा रहे हैं, बट जो लास्ट वाला है वो बहुत दूर तक पानी गिरा रहा है। दैट मीन्स उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। लास्ट का जो बॉटम का होल है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है। अभी हमने क्या किया, सेम नीचे ही 3-4 होल्स और कर दिए हैं। अभी देखो ये जो लास्ट वाले हैं 3-4 जो सबसे नीचे हैं, उन सबका डिस्टेंस दूर है एज कंपेरेटिव टू अपर वन। तो सबसे जो नीचे वाले हैं वो सेम प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, नीचे वाले जो हैं वो ज़्यादा प्रेशर करते हैं। और अगर हमने होल सेम किए हैं तो वो सेम जगह पे ही पानी गिराएंगे, राइट। अब हम इसको हम लिख लेते हैं, राइट। तो बस वही हमने इसको यहाँ पे अपने वर्ड्स में लिख दिया है कि लोअर होल विल थ्रो वाटर एट द लास्ट डिस्टेंस बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। जो लोअर वाला होल है वो दूर तक पानी गिरा रहा है बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज स्मॉल जस्ट अंडर द सर्फेस ऑफ लिक्विड बिकॉज एज वी गो डीपर इन अ लिक्विड द प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज। मतलब जितना हम पानी के नीचे जाते जाएंगे उतना हमारे ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, right? As the depth of the liquid increases, the weight of the liquid column pushing down the above increases and hence the pressure also increases. The same मतलब कि हम जितना नीचे जाएंगे उतना हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा, राइट। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, दैट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू इट, कि कौन सी चीज़ पे हमें पुश करना है, कौन से पुल करना है, किसकी शेप चेंज हो रहा है और क्या क्या एक्शन हमने पुश और पुल दोनों पे लगाया क्या। अब तो इसका कंक्लूजन ये है कि पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, उसको हम फोर्स बोलते हैं। मोशन इम्पार्टेड टू द ऑब्जेक्ट्स वॉज ड्यू टू द फोर्स कम्स इन टू प्ले। उसकी वजह से जो मोशन हो रहा है वो फोर्स की वजह से जो मोशन फोर्स की वजह से ही मोशन हमारे एक्शन में आता है। अभी नेक्स्ट हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमने अभी तक 2-3 बार पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक टेबल है जिसको एक ही फ्रेंड धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। मतलब अगर एक ही फ्रेंड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी टेबल को दूसरी तरफ भेजने के लिए। बट अगर 2 फ्रेंड्स कर रहे हैं तो दोनों को हाफ फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि टेबल को तो उतनी ही फोर्स चाहिए दूसरी तरफ जाने को। अब 2 फ्रेंड्स लगाएंगे तो फोर्स हाफ हो जाएगी, राइट। अब तीसरे में क्या है, सी पार्ट में क्या हो रहा है, दोनों फ्रेंड्स ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से वही सेम है कि अगर दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं तो टेबल हिलेगा ही नहीं। अगर एक लेफ्ट वाला फ्रेंड ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो टेबल राइट की तरफ चला जाएगा, अगर राइट वाला फ्रेंड ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो टेबल लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, राइट। तो इसका कंक्लूजन है द टेबल विल बी एट रेस्ट अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो टेबल अपनी जगह पे ही रहेगा अगर हम उसके ऊपर फोर्स ना लगाएं तो, राइट। ये और एक एक्टिविटी है, यहाँ पे हमें देखो ये बताया है, देखो आटा गूंद रहे हैं, हमने डॉ गूंदा तो उसका शेप चेंज हुआ क्या, यस। क्या उसमें मोशन हुआ, नहीं, मोशन तो नहीं हुआ, वो चला तो थोड़ी गया कहीं पे, वहीं पे है, बस उसका शेप चेंज हो गया है। और अगर आप अपने साइकिल के सीट के ऊपर बैठ रहे हो तो उसमें क्या है, वो थोड़ा नीचे दब जाएगा, मतलब उसका शेप चेंज हुआ है पर मोशन तो नहीं हुआ। मोशन के लिए तो हमें पैडल के ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें अभी देखो एक जगह पे लिखा है स्ट्रॉ और एक जगह पे लिखा है चार्ज स्ट्रॉ। तो यहाँ पे चार्ज स्ट्रॉ जो है वो दूसरा जो है वो अनचार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमने एक स्ट्रॉ को ऐसे ही रखा है, एक को हमने चार्ज कर दिया है, तो दोनों क्या होंगे, अवर चार्ज स्ट्रॉ एंड द हैंगिंग स्ट्रॉ विल अट्रैक्ट ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हमने दोनों स्ट्रॉ को क्या कर दिया है, चार्ज कर दिया, अभी हमने दोनों स्ट्रॉ को रब कर दिया है, दोनों चार्ज हो गए हैं, तो दोनों क्या करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। दोनों चार्ज हो गए हैं तो वो एक दूसरे को दूर दूर धकेलेंगे। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी और एन अनचार्ज
ऑन अनदर अनचार्ज और चार्ज बॉडी इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये हमने अभी समझा कि जैसे हमारा ये लिक्विड बढ़ेगा उतना ही प्रेशर हमारा नीचे बढ़ता जाएगा। आप मतलब समझो आप समंदर के नीचे हो, अगर कम पानी है तो आपके ऊपर कम प्रेशर है, अगर ज़्यादा पानी है तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, राइट। नेक्स्ट हमारा पेज है, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। The amount of bubbles in the rubber sheet is small when the height or level of water in the glass tube is less। अगर हमारा जो बल्ज है, जो नीचे रबड़ का ट्यूब दिखाया गया है, वो कम फूलेगा अगर पानी कम है, और वो ज़्यादा फूलेगा अगर पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। मतलब वो पानी के ऊपर ही डिपेंड करता है पानी ज़्यादा है कि कम है। ये होल वाला मैंने आपको अभी एक्टिविटी करके दिखाया था। देखो हमने तीनों होल कहाँ पे किया है, सेम डिस्टेंस नीचे से किए हैं। तो वो तीनों फोर जो होल है वो चारों सेम डिस्टेंस पे ही पानी गिराएंगे। चारों सेम डिस्टेंस पे क्यों गिराएंगे, क्योंकि वो ये दिखा रहे हैं कि लोअर पे ही सेम प्रेशर है अगर हम सेम जगह पे ही हमने होल किए हैं। द स्ट्रीम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल एट द सेम डिस्टेंस। तो इसका कंक्लूजन है लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। मतलब अब अगर हमारी डेप्थ सेम है तो वहाँ पे सेम जगह पे पानी गिरेगा। अगर हम ये होल बंद करके समझो थोड़ा ऊपर होल कर देंगे चार, तो वो चारों सेम डिस्टेंस पे ही पानी गिराएंगे, मतलब उनके ऊपर एक जैसा ही प्रेशर रहेगा, राइट। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।